अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, आलमी हालात हादरा। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से है कि ज़ेलेंस्की की कल बात हुई अमेरिकन ऑफिशियल से, यानी मार्को रूबियो से जो फॉरेन सेक्रेटरी है, पेट हेग्जिट से जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है, और स्पेशल एनवॉय विटकॉफ से, स्टीव विटकॉफ से। और फिर उसने अपना जवाबी बयानिया जो है भेज दिया। इस पे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। और एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि C5 ग्रुप बनने जा रहा है, जो नाकाबिल यकीन है और शायद हो सकता है नामुमकिनात में से भी हो, लेकिन आपको सुन करके थोड़ा ताज्जुब होगा। यानी दुश्मन लोग आपस में एक ग्रुप बनाएंगे वर्ल्ड ऑर्डर को दशा दिशा देने के लिए। तो इस पे बात करते हैं। और वेनेजुएला के जो है ऑयल टैंकर को कल जब्त कर लिया था अमेरिका ने, तो उसको लेकर के अब अमेरिका पहुंच गया है। और मजीद उसने कहा है कि अभी हम और भी जब्त करेंगे और एक लिहाज से वेनेजुएला को जो है चौक कर देंगे, गर्दन दबोच देंगे, मईशत के लिहाज से उसे परेशान कर देंगे। और समझिए कि तुर्कमेनिस्तान में आज जो है एक समिट हो रही है जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी शरीक हैं, तैयब अर्दगान भी शरीक हैं, मसूद पेज़ेश्कियान भी शरीक हैं, और भी सेंट्रल एशिया के लीडरान हैं। तो ये तो चल, और गज़ा के हालात, तो पहले जो है हम लोग गज़ा के हालात जो है अल जज़ीरा से देख लेते हैं। ये देखिए किस तरह की हालत है। गाजा डिस्प्लेस फेस स्टॉर्म डिजास्टर विथ ऑलमोस्ट नथिंग। एक तरफ तूफान है और तूफान से बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। और समझ जाइए कि फॉर 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन लिव अंडर प्लास्टिक शीट्स, स्टॉर्म बेरून मीन्स मोर देन बैड वेदर। अब समझ जाइए 15 लाख लोग जो है इस तरह जीने पे मजबूर हैं और उम्मत मुस्लिमा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उनसे हथियार छीनने के मंसूबे बना रही है। मजीद खबरें आप जो है दूसरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं तो बस याद दिला देता हूं कि भाई इनको मत भूलिए। अब ये देखिए, वेनेजुएला टैंकर बीइंग ब्रॉट टू यूएस एज व्हाइट हाउस कंसीडर मोर सीजर। कह रहा कि हम और भी ये करेंगे। तो अब ये मैं बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है उसमें कहा है कि वेस्टर्न हेमस्फीयर में जो है ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा हमारा। तो इस लिहाज से जो है वो उसको जो है पूरे में जो है, अब वेनेजुएला का कोई एलाई भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, सब अमेरिका से डरते हैं। बस एक निकरागुआ है, एक क्यूबा है और एक वेनेजुएला है। कोलंबिया ब्राज़ील भी कम्युनिस्ट है, लेकिन वो उसको जो है निकोलस मदुरो से इख्तलाफ है। बाहर की दुनिया में जो है 3 इत्तेहादी हैं उसके, एक रशिया है, एक चाइना है, एक ईरान है। तो अब ये देखिए, तो अब रशिया ने कल जो है थोड़ा बयान दिया है कि ये जो है गलत हरकत है अमेरिका की, कि मतलब किसी के भी जो ऑयल टैंकर को जो है तुम जब्त कर लो, ये मतलब लिमिट क्रॉस हो रहा। और निकोलस मडोरो और व्लादिमीर पुतिन की फ़ोन पे बात भी हुई है। तो पुतिन यही कह रहा होगा कि ठीक है, करने दो हमला, फिर जो है हम देखते हैं। तो जिस तरह उसने यूक्रेन में हमको फंसाया था जो बाइडन ने, तो फिर ये भी एक मरतबा हमला करके देखे, फिर हमारा जो है फुल्ली मदद आना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है निकोलस मदुरो भी दमखम दिखा रहा है, देखिए क्या होता है। तो ये सारे ही के लिए खतरात है। अभी वेनेजुएला के मामले में अगर ये लोग साथ नहीं दिए अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का, तो ये सब एक एक करके जो है या तो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले हो जाएंगे, या फिर ये इतना ज़्यादा दबाव है कि आप समझिए कि मैक्सिको ने इंडिया पर अमेरिका के दबाव में आकर के 50% टैरिफ लगा दिया। इंडिया पे भी लगाया है और पे भी लगाया, लेकिन इंडिया पे भी लगा दिया, ये बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, यूक्रेन का सदर जो है उसने कल बात किया, तो कल इधर जो है कोalition ऑफ विलिंग की भी मीटिंग हुई कि कौन कौन यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, वो ममालिक
जो 30 के करीब ममालिक हैं, जिसमें यूरोप के बेशतर हैं और ये समझे कि बाहर के भी हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। और फिर ज़ेलेंस्की की जो है अमेरिकन ऑफिशियल से बात हुई, तो उसमें अब ज़ेलेंस्की जो है अपने तरफ से जो है उसका जो जवाब है उसने भेज दिया है। तो वो कहा है कि देखिए मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। पहले 20 पॉइंट का जवाब 20 पॉइंट से दिया है, यानी अमेरिका ने जो 20 पॉइंट पेश किया था तो उसका जवाब जो है 20 पॉइंट से जो अलग से दिया है कि ये अलग है वो अलग है, यानी उसके बदले में हम ये 20 पॉइंट चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये 20 पॉइंट उसी वक्त चाहते हैं जब आप ये बताएंगे कि हमारी सिक्योरिटी फ्यूचर गारंटी के बारे में आपके पास क्या लाहेअमल है, नंबर 2। और नंबर 3, हमको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ये भी बताइए। तो अब ये देखिए अमेरिका वाले जो है इसको स्टडी करेंगे ये 20 पॉइंट को, और उसके बाद ये अब मामला बस वहीं पे फंसा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन वाले मामले में तो यूरोप वाले परेशान हैं कि अमेरिकन रशियन एसेट ही उठा के दे देते हैं इसको, लेकिन बेल्जियम जो है तैयार नहीं है, हंगरी तैयार नहीं है, तो ये सारे मसाइल हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला जो फंसा हुआ एक जगह, ये मैं बताया कि ये ज़मीन देने की बात है। तो ये ज़मीन देने में जो है ये डॉनबास रीजन है, तो समझिए कि एक तो लुहांस है और एक जो है डोनेस्क है। अब लुहांस और डोनेस्क में मामला क्या है कि लुहांस तो पूरा रशिया फतह कर लिया है, डोनेस्क में 80% फतह किया है, 20% रह गया है। अब रशिया कहता है कि पूरा इलाका ही दे दो खामखा, आप फिर जो है सालहत कर लो। अब ज़ेलेंस्की कह रहा है कि अजीब व गरीब जो है ये आदमी है, एक तो जो है जो कब्जा कर लिया है उसी को छोड़ देना चाहिए, तो कहता कि नहीं जो कब्जा कर लिया वो तो मेरा है ही, जो कब्जा नहीं किए हैं वो भी दे दो। ये अजीब व गरीब जो है इंसान है व्लादिमीर पुतिन। उसने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने थोड़ा सा इशारा दिया है कि अमेरिका ने कहा कि अच्छा ठीक है ये जो है ये वाली ज़मीन जो है ये इस पर कब्जा कर लिया थी, बात समझ में आती है कि भाई दे दो, यहाँ से आप यूक्रेनी फौजी यहाँ पीछे हट जा और ये दे दे, ये थोड़े से बेगैरती वाला मामला हो जाता है और कोई भी फौजी मानेगा नहीं, यूक्रेनियन फौजी क्यों ना हो। तो अमेरिका कह रहा है कि चलो इस पर मसालहत कर लेते हैं, तो रशिया भी कह रहा है कि ठीक है मसालहत कर लेते हैं। तो रशिया से पूछा गया कि ठीक है आप क्या चाहते हैं, तो रशिया कहता है कि चलो अगर तुम जो है ये हमको नहीं देना चाहते तो ऐसा करो इसको डीमिलिटराइज कर दो, यहाँ से फौजी हटा लो, तुम्हारे अंडर में रहेगा, चलो तुम म्यूनिसिपलिटी वगैरह सब रख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ से मिलिट्री हटाओ ताकि ये बफर जोन का काम कर जाए हमारे लिए। और अमेरिका कहता है कि डीमिलिटराइज भी थोड़ा इंसल्टिंग हो जा रहा है, तो इसको नाम अच्छा दे देते हैं और इसको फ्री इकोनॉमिक जोन करार दे देते हैं कि यहाँ पे लोग आए और तिजारत वगैरह करें। तो ज़ेलेंस्की को पूछा कि भाई आपको अच्छा लग रहा, तो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि ठीक है लेकिन इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि अगर हम जो है इधर 20% पीछे हट रहे हैं तो रशिया भी 20% पीछे हटे और ये पूरे को जो डीमिलिटराइज करे या इकोनॉमिक फ्री जोन करे, तो ये बात चल रही है। तभी देखिए मामला क्या होता है। तो धीरे धीरे जो है आप समझ जाइए कि यूरोप वाले तो अपने बारे में आप परेशान हैं, यूक्रेन के बारे में क्या सोचेंगे आप। कल बर्लिन में जो समिट हुई है इन लोगों की, नेटो वालों की, नेटो का जो सेक्रेटरी है मार्क रूटा, उसकी स्पीच सुनिए, वो बेचारा जो है परेशान था, कहा अरे भाई हम लोग खुद टारगेट में आ गए, 5 साल बाद हम लोगों पे हमला करेगा अगर हम लोग सही से तैयारी नहीं किए तो। क्योंकि नेटो को तो एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप 3 तलाक दे चुका है, बस समझिए कि इज्जत का पीरियड गुजर रहा, क्योंकि उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 दिसंबर को आई है और आज मैं 12 तारीख है और तकरीबन रोज़ाना ही आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, सेकंड टर्म में आने के बाद जो बार बार बोल रहा था, उसको अब रिटर्न शक्ल में ले आया है।
तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है। आप गांव वगैरह में रिश्तेदार में आप किसी भी रिश्तेदार की बार बार बुराई करते हैं कि भाई वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा बहनों ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, ये है वो है, तो ये चलता है। थोड़ा सा कोई उसको बोल दिया, वो उसके सामने गीबत में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न में दे दीजिए कि मेरा भाई ऐसा है, तो कितना खतरनाक मामला हो जाए। और उसके सामने पेश कर दीजिए कि मैं समझता हूँ आप करप्ट हैं, ये लीजिए लिख के दे रहा हूँ, मैं आपसे ताल्लुकात खत्म कर रहा हूँ। तो ये समझिए कि रिटर्न आने के बाद हाथ पांव इनके फूलने लगे। तेवर तो पहले ही से मालूम था, लेकिन कोई रिटर्न में देता है क्या दोस्त दोस्त को ऐसे? ये मसला फंस गया है। तो यूरोप वाले की खुद हालत खराब है, तो वो यूक्रेन की क्या गारंटी देंगे? अब इसी में एक उड़ती पुड़ती खबर आ गई कि अमेरिका जो है C5 बनाने जा रहा। गरचे व्हाइट हाउस ने इसकी तरदीद किया है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जानते हैं नहीं, इस पर वर्क हुआ है और लोगों को उम्मीद थी कि ये इसी डॉक्यूमेंट्स में आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट C5 वाला, वो तो जब लोगों को पता चला ड्राफ्ट के बारे में और यूरोप वाले बहुत ज़्यादा जो एहतजाज प्रोटेस्ट करने लगे, तब जाकर के उसको फाइनल इसमें जो है उसको ख़त्म निकाल दिया है। तो ये ड्राफ्ट में ये बात आई थी कि C5 ग्रुप बनाना हम लोगों को, ये बात समझ लीजिए। गरचे वो कुछ भी बोले, अब एक C5 तो अलग है। एक C5 जो है अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि ये इन लोगों का इनफॉर्मल ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया का है और फिर ये चेक रिपब्लिक का है, स्लोवाकिया का है, स्लोवेनिया का है, ये 5 ग्रुप है, बुल्गारिया है, वो अलग है। ये जो है C5 मतलब कोर 5। कोर 5 जो है मतलब पूरी दुनिया का जो कोर है ताकतवर, वो 5 ममालिक को लाया जा रहा, उसके ज़रिए से पूरी दुनिया का दिशा जो है तय की जाए। यानी ये C5 का मतलब क्या है मालूम है? ये सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज करने की बात है, आइडिया है क्लास। सिक्योरिटी काउंसिल में भी कितने परमानेंट वीटो पावर जिसको हासिल है वो कितने हैं? 5 हैं। एक अमेरिका है, एक रशिया है, एक चाइना है और एक फ्रांस है, एक यूके है। तो अब यह है कि ये 2 को हटा करके 2 लाने की बात है, अमेरिका चाह रहा। इसके वजह से यूरोप को जो है बहुत परेशानी है। यानी यूनाइटेड नेशन में चेंजेस नहीं है, लेकिन वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन को अब कौन पूछता है। तो अब ये C5 में कौन है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 जापान। तो अब यह है कि इंडिया और जापान को मैं हटा भी दीजिए तो ये 3 तो इसके बारे में तो मैं आइडिया कब से बता रहा हूँ आपको कि इन तीनों ने जो है बंटवारा कर लिया पूरी दुनिया को। अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाकी से जो है इंडिया जापान को भी रख दिया है कि कहीं जो है ऐसा करेंगे तो ये सब जो है यूरोप के साथ मिल जाएंगे तो कहीं हमारे लिए काउंटर बैलेंस ना करते, लिहाजा इनको भी फंसा के रखो। तो इस लिहाज से तो ये जो है खबर बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं कटिंग लाया हूँ। वाशिंगटन डिस्कस्ड क्रिएटिंग C5 विद चाइना एंड रशिया टू काउंटर G7 मीडिया। तो ये G7 ने मेरे हिसाब से G5 को काउंटर करने के लिए, यानी यूरोप को जेर करने के लिए। इन वाशिंगटन द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू कोर 5 ग्रुप USA, चाइना, इंडिया, जापान एंड रशिया was discussed, which would bring traditional adversaries closer together। सारे दुश्मन को इकट्ठा कर लो, दुश्मनी खत्म करो तो दुनिया को हम लोग खुद से ही 5 आदमी चलाएंगे, 5 ममालिक चलाएंगे। लड़ने से क्या फायदा है? इख्तिदार ही के लिए लड़ रहे हैं ना, ऐसे ही पूरी दुनिया के इख्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन द व्हाइट हाउस कैटेगरिकली डिनाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स अबाउट कोर 5। ये जो बिल्कुल इनकार कर लेंगे, ये जो बहुत झूठ बोलते हैं बाद में जब फिर वो निकलता है। बट एक्सपर्ट कंसीडर इट्स एक्सपेंडिएंट फॉर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन का, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और आज जो है तुर्कमेनिस्तान में जो है 30वें साल के मौके पर जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो अशकाबाद है, यहाँ पर जो है समिट हो रही है। तो ये समझिए।
ये समिट जो है ये न्यूट्रलिटी की समिट है। तुर्कमेनिस्तान ने समझ जाइए कि गालिबन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद 1995 में इसने ऐलान किया था कि भाई मैं आप न्यूट्रल रहूँगा, आज दुनिया से अलग थलग रहूँगा। इसीलिए आप देखेंगे वो ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं रहता है। इसमें भी आपको जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है, तो इस तरह से जो न्यूट्रल है। लेकिन ताल्लुक़ तो उसका यूएसएसआर ही से था, इसी वजह से जो है रशिया आया है, पुतिन आया यहाँ पे, तो इन लोगों की समिट वगैरह चल रही है। अब सेंट्रल एशिया को तो सब अपने तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जो है पॉलिटिकल जो है माइलेज कम है और समझे कि मार्केट एक बड़ी है। तो इस लिहाज से रशिया भी समझता कि हमारा बैकयार्ड है, चाइना भी समझता कि हमारा फ्यूचर है, और इंडिया भी समझता कि हमारे जो है कस्टमर हैं, तुर्की समझता कि हमारे जो है ख़ानदानी लोग हैं, तो लिहाजा इनको तो घेर के रखना है। तो गांव में नहीं रहता है कि एक छोटा सा कबीला रहता है, वो सबका वोटर रहता है जो उसको जो है बहला ले फुसला ले, तो वही वाला मामला है। और पाकिस्तान में जो फैज़ हमीद को 14 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है। अब फैज़ हमीद के ज़रिए से जो है समझिए कि इमरान खान पर जो है समझिए कि मुकदमा चलाया जा सकता है, या उसको डराया धमकाया जा सकता है कि तुमको वादा माफ़ गवाह बना देंगे, इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही वगैरह दे दो ताकि उसको लटका दिया जाए। लेकिन इमरान खान को लटकाना इतना आसान भी नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है पूरी दुनिया में फैल गई है। फिर भी देखिए मामला क्या होता है। अब उस पर जो है इंडिया के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। पहले जो है यहूदी का एजेंट लगाते लगाते जो है खुद ही यहूदी के एजेंट बन गए। आसिम मुनीर जो है मेरे हिसाब से यहूदी का एजेंट ही है, ये आप देख लीजिएगा। जिस रोज़ वो इजराइल को तस्लीम करेगा तो मेरी बात जो है यही वीडियो निकाल के लाइएगा आप। अब इसकी वजह क्या है मैं बताऊं आपको कि अमेरिका समझे कि मदद की बारिश कर दिया है पाकिस्तान पे। डेली खबर आ रही हैं कि इतना बिलियन डॉलर दे दिया, इतना मिलियन दे दिया, ये फाइटर जेट के लिए दे दिया, ये इसके लिए दे दिया, ये माइनिंग के लिए दे दिया। मैं तो देख रहा था कि इंडिया के बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स जो वीडियो बनाते हैं इसमें परेशान हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हुआ क्या है। उसका दिमाग ख़राब हो गया कि पाकिस्तान को इतना हथियार दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है, इतना ये दे रहा। अब वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, अब बोल रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आते कि क्यों इतना जो है हो रहा है, जबकि वो बहुत आसान बात है समझने के लिहाज से कि ये सारी नवाज़ें जो हो रही हैं, या ऑपरेशन सिंदूर को जो ताकत के ज़रिए से डोनाल्ड ट्रंप ने जो रुकवाया, जिसको जो है आसिम मुनीर ने अपने जीत का सेहरा बांध लिया कि मैं जीता हूँ। भाई अगर आप जो जीत रहे होते मैच में को, अगर टेस्ट मैच हो रहा है और आप जीत रहे हैं, तो फिर अगर बारिश हो जाने पे खुशी होगी या गम होगा? बारिश होने पे तो आपको जो है गम होगा ना कि भाई मैं जब मैच जीत रहा था और अचानक जो है उसमें बारिश आने की जिससे मैच ख़त्म, तो आपको दुख होगा। जो हार है उसको खुशी होती है। तो अब जिस ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बुनियान मरसूस, वो लोग बुनियान मरसूस कहते हैं, इधर से सिंदूर बोलते हैं, वो अचानक रुकने पर कहाँ खुशी की लहर थी, कहाँ गम। तो ये आप देख लीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत से रुकवाया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्ट मैसेज दिला करके, जो मुझे बात समझ में आती है क्योंकि मैं बहुत बगौर इसको जो है फॉलो किया था। और बदले में क्या है, बदले में वही इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और ये गजा वालों से जो हथियार छुड़ाना है और आपको रोल निभाना है। उसने कहा कि बस ये मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आप लिख दीजिए क्या खिदमात है हमारे, बस हमें इक़्तिदार में रहने दीजिए। आज इमरान खान जाकर के वादा कर ले डोनाल्ड ट्रंप से, देखिए उसको ले आएंगे। उसको जो सलाखों के पीछे डाले हैं वो कीमत ही उसी की चुका रहा। आसिम मुनीर जो समझिए कि बेताज बादशाह बन गया है, कि इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना मिल रहा है, कि उसको जो है अंबिया किराम भी कहते थे कि भाई देखो दुनिया में अगर मुझसे कहीं गलती उलती हो गई है तो बदला ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपने आप को पेश कर दिए थे कि अगर मुझसे किसी से जो है कोई ये हो गया है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे बदला ले सकते हो। आखिरत का मामला जो है बहुत ख़तरनाक है। और आसिम मुनीर कहा नहीं, मुझे तो एग्जेप्शन रहेगा, वहाँ के सदर को भी एग्जेप्शन रहेगा, उसका बस चले तो आखिरत में भी एग्जेप्शन के लिए यहीं से दस्तखत करा ले सारे जर्नलों से। तो ये देखिए, तो ये जो है लोगों को जो बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो है
अमेरिका की इतनी मेहरबानी जो है आसिम मुनीर पे क्यों है, वो उसकी वजह यह है, बस यहाँ पे कमिटमेंट है कि आप हमें नवाज दीजिए, फिर आप जहाँ बोलेंगे जो बोलेंगे रोल हम अदा करें, जिसको मारना हो पीटना हो ये सारे। इसीलिए उलमाए किराम की हालत ख़राब है कि भाई जिसको हम मसीहा समझते थे वो तो दज्जाल निकल रहा। तो आप देखिए, आप लोगों को तो बात ही समझ 50 साल बाद आती है। वीडियो बनाना जायज़ है या नाजायज़ है ये तो 50 साल बाद समझ में आए। तो आसिम मुनीर को समझना इतना आसान है। उनको तो बता दिया कि यूथिया इमरान खान क्या है, यूथिया उनको लेके चल रहे हैं और वो यहूदी का एजेंट है, क्योंकि यहूदी लड़की से उसने शादी कर लिया तो बस यहूदी का एजेंट ही हो गया। ना उसके नफ्सियात का मताला किया ना कुछ किया। और आप जो है शर्मिंदगी हो रही है कि भाई इतना साल जेल में जो है कोई आदमी एजेंट कैसे घूम सकता है जो इतना लेविश लाइफ गुजारा हो, और फिर अमेरिका जो है उसको निकाल क्यों नहीं रहा है अगर उसका एजेंट है तो ये सारी बातें हैं। तो देखिए मामला क्या होता है। और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी बहुत बारीकी से चल रहा है। देखिए अभी एक समिट हुई है, आप लोगों की निगाह नहीं गई होगी उधर, उज़्बेकिस्तान इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करा। तिरमिज़ में एक मामला हुआ है और वहाँ पर जो है एक समिट हुई है, उसमें समझिए कि तुर्कमेनिस्तान के सारे ममालिक थे, रशिया वगैरह थे, और वो लोग गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान को माशी लिहाज से कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तब आप समझ जाइए कि किसका रोल हो सकता है, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि ये अफ़गानिस्तान जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए या कम से कम ये तालिबानी रिजीम ख़त्म हो जाए। इसीलिए वो तो मानते ही नहीं कि ये पूरा अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन इस मराहिल में कि ये दोनों की जंग चल रही है और फिर भी यहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान के जो है माशी तरक्की के लिए ये लोग जो है, ये बिल्कुल जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल की नहीं थी लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लेवल की थी, ये मीटिंग हुई है। तब इस पे जो है पाकिस्तान की बहुत हालत ख़राब है कि भाई ये करा कौन रहा, उज़्बेकिस्तान को कौन इनकरेज कर रहा। और ये समझे कि तिरमिज़ समिट जो हुई है दोहा में, ये भी बात है, ये 2022 से था लेकिन इसमें जो है दोहा भी रोल अदा कर रहा है। अब पाकिस्तान वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि बलूचिस्तान में चाइना जो यहाँ पर कंपनियां काम करती है उस पर अटैक होता है, वो अटैक करने वाले टीटीपी की हैं, टीटीपी वाले को जो है सपोर्ट जो है तालिबान वाले देते हैं, लिहाजा चाइना को जो है अफ़गानिस्तान वालों को भी धमकाना चाहिए कि भाई ये बंद करो। लेकिन चाइना कुछ बोलता नहीं अफ़गानिस्तान को डायरेक्ट, तो ये भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान को जो सिर्फ अमेरिका से पैसा आ रहा है आसिम मुनीर को, वो समझिए कि इजराइल के अब्राहम एकॉर्ड के कमिटमेंट को जैसे बकिया, उसके वजह से उसको लॉस बहुत हो रहा। पाकिस्तान को, मुल्क को, एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा। आप देख लीजिए कि चाइना जो ऑल वेदर फ्रेंड था वो भी परेशान है कि क्या मामला हो रहा। फिर इंडिया तो आप समझ जाइए कि मौके की तलाशी में है, अफ़गानिस्तान से भी लड़ाई हो गई है। तो इस लिहाज से जो है, और हिंदुस्तान जिधर है फिर उधर से रशिया भी है। और ये सेंट्रल एशिया में अभी मामला जो हो गया कि ये सबमिट हुई है अफ़गानिस्तान को लेकर के, जबकि पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि ये सबमिट नहीं होनी चाहिए, उसको बुलाया भी नहीं, पड़ोसी है जबकि। तो ये उसमें फिर मिडिल ईस्ट का जो है कतर रोल अदा कर रहा है कि हाँ आइए आप लोग सबमिट कीजिए। तो समथिंग इज बिग गोइंग टू हैपन। तो देखिए इस पर निगाह रखेंगे क्या होता है। और थाईलैंड कंबोडिया की जंग जारी है सारी है, लेकिन मैं डिटेल अभी नहीं पढ़ पाया हूँ तो जाने देते हैं। जापान में ज़लज़ला आ गया है तो उसको भी जाने देते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज इंशाल्लाह मैं सूरह हश्र को मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह।